तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं। ये वाक़या मैं आपके साथ सिर्फ तफरीह के लिए पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए भी कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिनकी कोई मंतकी वजाहत फ़ौरन नहीं मिलती। आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक नौजवान की जद्दोजहद से शुरू होने वाली कहानी है जो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ती है जो उसकी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात में शामिल हो जाता है। जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी, हालात एक ऐसे रुख पे जाते जाएंगे जिसकी असद ने तवक्को भी नहीं की थी। ये वाक़या असद के साथ कई साल पहले पेश आया था, लेकिन आज भी जब हम उसके साथ बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं से बातों का रुख मोड़ के उसी वाक़े तक ले जाता है। शायद इसलिए कि जिंदगी में कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि जहन में वैसे ही महफूज रहते हैं जैसे कि कल ही की बात हो। तो आइए चलते हैं फिर उसी रात की तरफ, एक ऐसी रात जिसे असद, फहीम और समीर आज तक नहीं भूल सके। बचपन से ही मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल से आते ही बैग खोल के होमवर्क करने बैठ जाते हैं, मैं उनमें से नहीं था। मेरी सारी तवज्जो किसी और तरफ होती थी। कभी क्रिकेट, कभी वीडियो गेम, कभी दोस्तों के साथ आवारागर्दी। जैसे तैसे करके मैंने इंटर मुकम्मल कर लिया और उसके बाद तो घर में हर रोज एक ही बात होने लगी। अब्बा पूछते, असद बेटा आगे का क्या सोचा है? और मेरे पास कोई ठीक जवाब ही नहीं होता था। कभी किसी के साथ फोटोग्राफी कर ली, कभी किसी की वीडियो एडिटिंग कर दी, कभी किसी इवेंट में कैमरा पकड़ लिया। गर्ज के जो काम भी मिल जाता जेब खर्च के लिए कर लेता। अब धीरे धीरे मुझे कैमरे का काम पसंद आने लगा। एडिटिंग सीखी, वीडियो शूटिंग सीखी और फिर अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि काम मिलना शुरू हो गया। पहले जो पैसे सिर्फ मेरी जेब तक रहते थे, अब घर तक पहुंचने लगे। मैं घर का खर्चा देने लगा। और सच बताऊं कि जिस दिन पहली मर्तबा मैंने अब्बा के हाथ पे पैसे रखे थे ना, उस दिन जो सुकून मिला था वो आज तक याद है। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब्बा की डांट कम हो गई। पहले हर दूसरे दिन सुनने को मिलता था कि असद, कुछ करना है जिंदगी में या नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा वाकई में मेहनत कर रहा है, तो उनका लहजा भी बदल गया। अब जैसा मैं था, हाँ, वैसे ही मेरे दो दोस्त भी थे, फहद और समीर। हम तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अक्सर सारा सारा दिन साथ गुजरता था। पढ़ाई में हम तीनों का दिल ही नहीं लगता, लेकिन काम करने में, मेहनत करने में और नए नए आइडियाज सोचने में हम कभी पीछे नहीं होते। एक दिन फहद ने मुझे मशवरा दिया कि हम दूसरों का सामान इस्तेमाल कर करके कितना काम करेंगे, क्यों ना अपना सेटअप लगाते हैं। उस वक्त मुझे उसकी बात अजीब इसलिए लगी कि कैमरा, लाइट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब हमारे लिए बहुत महंगा था। लेकिन फिर हम तीनों ने एक फैसला किया कि हम जो कमाएंगे वो अब सिर्फ बचाएंगे और धीरे धीरे अपना काम खड़ा करेंगे। खैर, उसके बाद हमने इतनी मेहनत की कि 1.5 साल के अंदर अंदर हमने अपना छोटा सा इवेंट सेटअप शुरू कर दिया। अब मैं यहां ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सुनने वाले भी पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान की अपनी सलाहियत होती है। कुछ लोग पढ़ाई में कमाल होते हैं, कुछ बिजनेस में, कुछ किसी और फील्ड में। अल्लाह हर किसी को अलग अलग काबिलियत देके भेजता है, बस उस काबिलियत को पहचानने की देर होती है। अब आता हूं उस रात की तरफ, जिस रात का वाक़या सुनने आप लोग बैठे हैं, जिसने हम तीनों को कई दिनों तक परेशान किए रखा, बल्कि कई दिनों क्या, आज तक। उस वक्त हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था और हमें एक कॉर्पोरेट इवेंट का सेटअप लगाने का उस रात प्रोजेक्ट मिला था। इवेंट शहर से थोड़ा बाहर एक बिल्डिंग में था।
दिन भर हम काम करते रहे, स्टेज लाइट साउंड वगैरह सब कुछ हमारी जिम्मेदारी थी। इवेंट खत्म होते होते रात के तकरीबन 12:30 बज गए। हमने सामान डिसमेंटल करना शुरू कर दिया और आदत के मुताबिक बड़ा और महंगा सामान मेरी गाड़ी में रखा जाना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाइक पे ले जाना बहुत रिस्की था। अब फहद और समीर अपनी अपनी बाइक्स पे थे और मैं गाड़ी में। तकरीबन 1 बजे के करीब हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि बारिश के हल्के हल्के कतरे गिरना शुरू हो गए। मैं गाड़ी में बैठा, चाबी लगाई और सेल्फ मारा। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। न जाने क्या मसला हो गया था। अब हम तीनों में से समीर को मैकेनिक का काम काफी अच्छा आता था, तो जब उसने देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो वो फौरन बोनेट खोल के खड़ा हो गया। अब 10-15 मिनट गुजर गए, उसने हर चीज चेक कर ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। और उसी दौरान बारिश तेज होना शुरू हो गई, फिर और तेज, और फिर इतनी तेज कि खुले आसमान के नीचे सामान छोड़ना नामुमकिन लगने लगा। और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसी रात आई जिसने हम तीनों को हिला के रख दिया। समीर ने बोनेट बंद करते हुए कहा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बैटरी भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक लग रही है, हर चीज ठीक है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने घड़ी देखी, रात के 1 बज चुके थे। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मेरी गाड़ी के अंदर लाखों रुपए का सामान पड़ा था, कैमरे, वायरलेस माइक्स वगैरह। अब अगर इस सामान को कुछ हो जाता तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तब फहद ने मशवरा दिया कि यार शोएब भाई से बात करते हैं। अब शोएब भाई कौन थे? शोएब भाई उस कंपनी की तरफ से पूरा इवेंट डील कर रहे थे, और खुशकिस्मती ये कि अभी तक बिल्डिंग के अंदर कुछ स्टाफ के साथ मौजूद थे। हम तीनों भागते हुए बिल्डिंग के अंदर गए और उन्हें पूरा मसाला बताया। उन्होंने पहले गाड़ी स्टार्ट करवाने की 2-3 कोशिशें करवाई, और फिर जब बात समझ आ गई कि मसला हल नहीं हो रहा तो वो कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, तुम तीनों एक काम करो, बिल्डिंग के पीछे एक पुराना स्टोर है, आर्जी तौर पे वहां सामान रख दो। सुबह आराम से मैकेनिक को बुला लेना और फिर देखना क्या हो सकता है। अब दोस्तों, सच कहूं कि उस वक्त हमें सिर्फ इतना सुनना था कि सामान रखने की जगह मिल गई है, और बस हम शोएब भाई के साथ साथ उनके पीछे हो लिए। अब हम वहां से सिक्योरिटी रूम की तरफ पहुंचे तो वहां पर एक उम्र रसीदा से सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे। जब शोएब भाई ने उनसे स्टोर की चाबी मांगी तो उन्होंने शोएब भाई की तरफ ऐसे देखा कि जैसे उन्होंने बड़ी अजीब बात कर दी हो। फिर हमारी तरफ देखा, फिर दोबारा शोएब भाई की तरफ, और अजीब तरह से बोले कि सर, पक्की बात है, चाबी दे दूं? हाँ हाँ, दे दो चाबी। मतलब उनको वही पीछे वाले स्टोर की चाबी देनी है? शोएब भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे यार, कुछ नहीं होता, चाबी दो इन लोगों को। अब गार्ड ने चाबी निकाली और शोएब भाई के हाथ में रख दी। गार्ड के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। खैर, हमारे दिमाग में भी उस वक्त सिर्फ सामान की टेंशन थी, तो हमने जल्दी जल्दी ट्रॉलियां उठाई और बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ चल दिए। बिल्डिंग के पीछे पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दो पीली सी लाइट्स जल रही थी, और वो भी बारिश की वजह से मदम मदम। स्टोर की तरफ चलते हुए मैंने मोबाइल निकाला और सोचा शोएब भाई को कॉल करके पूछ लूं कि अगर सुबह तक गाड़ी ठीक ना हुई तो क्या करना है। कॉल मिलने ही वाली थी कि अचानक कट गई। मैंने फोन की स्क्रीन देखी, सिग्नल गायब थे। यार, तुम लोगों के फोन में सिग्नल आ रहे हैं क्या?
फहद ने मोबाइल निकाल के देखा, नहीं, मेरे भी नहीं आ रहा है। समीर ने भी अपना फ़ोन चेक किया, यहाँ तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं है यार। अब उस वक्त हमने उसे बारिश या लोकेशन का मसला समझा, लेकिन आज जब उस रात को याद करता हूं तो कभी कभी ख्याल आता है कि शायद शायद वो सिग्नल बंद नहीं हुए थे, बल्कि शायद हमें कोई सिग्नल मिला था, खतरे का सिग्नल। स्टोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़े आधे भीग चुके थे। स्टोर असल में एक छोटी सी अलग इमारत थी, सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा और अंदर 2 कमरे और साइड में एक छोटा सा दफ्तर। शायद कभी इस्तेमाल होता होगा, लेकिन देख के लग रहा था कि काफी अरसे से बंद पड़ा है। फहद ने चाबी घुमाई, दरवाजा खुला और एक ठंडी सी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया। ऐसी हवा कि उसमें अजीब सी बू बसी हुई थी, जैसे कोई जगह बहुत अरसे से बंद हो। और वो हवा गैर मामूली हद तक ठंडी थी। बाहर बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन स्टोर के अंदर की ठंडक अलग ही महसूस हो रही थी। चलो चलो जल्दी करो, सामान अंदर मुंतकिल करो। उसके बाद हम अपनी अपनी ट्रॉली अंदर ले जाके सामान तरतीब करने लगे। अभी हम लोग सामान रख ही रहे थे कि उसी दौरान मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने गला साफ किया हो या कोई आहिस्ता से खांसा हो। मैंने फौरन सर उठा के उस तरफ देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। मैं भी सोच ही रहा था कि शायद मेरा वहम हो के अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज आई। आवाज इतनी अचानक थी कि मेरे हाथ से बॉक्स लगभग गिरते गिरते बचा और हम तीनों एक साथ पलटे। स्टोर के दूसरे कमरे के अंदर एक पुरानी लोहे की सीढ़ी जमीन पे गिरी हुई थी। हमने खैर कोई बहुत खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हो सकता है सीढ़ी सही तरीके से रखी नहीं गई हो और गिर गई हो। हमने नजरअंदाज कर दिया और सामान रखने में लग गए। अब यूं समझिए कि बस 2 मिनट हुए होंगे कि स्टोर के साइड वाले दफ्तर की लाइट अचानक बंद हो गई और उस वक्त हम तीनों दफ्तर के बाहर ही खड़े थे। लेकिन इससे पहले कि हम चौंकते, लाइट दोबारा जल गई। स्टोर के साइड वाले दफ्तर की लाइट जब दोबारा रोशन हुई तो जाहिर तौर पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। है ना दोस्तों, अजीब सी बात, कभी कभी इंसान को कोई चीज नजर नहीं आती, कोई आवाज भी सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एहसास पैदा हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। हमने अपना काम जारी रखा कि जल्द से जल्द काम खत्म करें और निकले यहां से। उसी दौरान मैंने नोट किया कि सिक्योरिटी गार्ड दूर से वहीं अपने कमरे के पास खड़ा हमें देख रहा था, ऐसे जैसे उसे मालूम हो कि अभी कुछ होने वाला है और वो उसका मुंतजिर था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। लोहे की छत पे गिरते कतरों की आवाज पूरे स्टोर में गूंज रही थी। अब मैं इन्वेंट्री लिस्ट बनाने लगा, फहद कॉटन तरतीब देने लगा और समीर दूसरे कमरे में जाके केबल्स रखने लगा। तभी मुझे कार्टन पे कुछ लिखना था। अब मैं मार्कर ढूंढने लगा, सोचा कि शायद ये जो दफ्तर है इसमें मिल जाएगा, और ये सोच के मैं दफ्तर के अंदर चला गया। वो दफ्तर छोटा सा था, एक पुरानी मेज, 2 कुर्सियां और कोने में एक फाइलिंग कैबिनेट। उसने इत्तेफाक के मुझे दराज में मार्कर मिल गया। मैंने मार्कर उठाया और दफ्तर से बाहर निकल गया। यूं ही 10 मिनट गुजरे होंगे कि मैं दोबारा दफ्तर में गया, इस बार मोबाइल चार्ज पे लगाने, और अंदर जाके चंद सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं दफ्तर से बाहर निकला था तो कुर्सी बिल्कुल
मेज के सामने रखी हुई थी, बिल्कुल सीधी। और ये बात मेरे जहन में महफूज हो गई थी। लेकिन अब की बार जो मैं दफ्तर में आया तो कुर्सी अपनी जगह पे नहीं थी। अब वो मेज के बिल्कुल साइड में रखी हुई थी और सिर्फ कुर्सी ही अपनी जगह से नहीं हटी थी, बल्कि मेज पे जमी हुई गर्द भी एक ताजा सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अपनी कोहनी या हाथ वहां पे रखा हो। चंद लम्हों के लिए मेरी नजरें वहां जम गई और न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे हाथों का रुआ रुआ खड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अपने पास किसी को महसूस कर रहा था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, उसके बाद मोबाइल चार्ज पे लगाए बगैर दफ्तर से जल्दी से बाहर निकल गया। अब ये वो वक्त था कि जब कम से कम मुझे वहां पे खौफ महसूस होने लगा था। तो यूं समझिए कि अपने खौफ पे काबू पाने के लिए मैंने सोचा कि मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं फहद और समीर को आवाज देके उनके करीब चला गया। अब मैं उनसे वहां पर सिर्फ बेतुकी बातें कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारूं, पैकिंग करूं और यहां से निकलूं। हम तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि स्टोर की छत पे एकदम से कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई भारी कदम रखता हुआ चल रहा हो। कुछ सेकंड्स के लिए आवाज आती, फिर बंद हो जाती, फिर एकदम से स्टोर के एक सिरे से किसी ने भागना शुरू किया दूसरे सिरे तक, बहुत भारी भारी कदमों के साथ। और इसी तरह वो वापस भागता हुआ आया और ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल हमारे ऊपर आके खड़ा हो गया हो। शायद हमारी आवाजें सुन रहा हो या शायद ऊपर खड़ा होकर हमें देख रहा हो। अब की बार समीर ने कहा कि दोस्तों, मुझे ये जगह बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैंने भी उसकी तायद की कि हाँ, मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। बस अब जो जहां जैसे रखा है उसको वहीं पे रखा रहने दो और हम लोग यहां से निकलते हैं। और यूं ही बात करते करते मैंने उस खिड़की की तरफ देखा जो बाहर की तरफ थी। शीशे पे बारिश के कतरे बह रहे थे और बाहर मुकम्मल अंधेरा था। और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे शीशे के दूसरी तरफ, बिल्कुल शीशे के साथ लग के कोई खड़ा है। एक चेहरा बिल्कुल खामोश, जैसे अंदर झांक रहा हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने फौरन दोबारा गौर से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और अंधेरा। इतने में मैं समीर की आवाज से चौंक गया। यारों, गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही, तो हम तीनों बाइक्स पे ही चलते हैं। बस थोड़ी सी बारिश थम जाने दो। अब हालांकि मैं उस वक्त वहां पे रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वाकई में बारिश बहुत तेज हो रही थी और हम शहर से काफी दूर थे। रास्ता भी बहुत खराब था। तो जो भी है, मुझे उसकी बात कुछ माकूल लगी। लेकिन उसी लम्हे ऐसी चीज हुई जिसका जवाब आज तक हम में से किसी के पास नहीं है। अब यूं समझिए कि हम तीनों एक साथ खड़े थे और उसी वक्त हमारे बिल्कुल सामने दफ्तर में हमने अपनी आंखों से मेज के साथ रखी उस कुर्सी को जमीन पे घसटते हुए देखा। जैसे कोई कुर्सी को अपनी तरफ खींच रहा हो, और जो भी उस कुर्सी को खींच रहा था वो हमारी नजरों से ओझल था। हम तीनों उस वक्त दफ्तर को देख रहे थे और दरवाजा खुला हुआ था। अंदर
लाइट जल रही थी, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि उस लम्हे मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। हम तीनों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था, लेकिन लेकिन न जाने क्यों शायद फहद को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उसने कहा कि दोस्तों, ये सिर्फ नजर का धोखा है। रात बहुत हो रही है, हम लोग बहुत थके हुए हैं और ये सब ये सब इसी थकन का असर है। चलो आओ दफ्तर में जाके चेक करके आते हैं। और और कभी कभी डर के बावजूद नौजवान अपनी अना की वजह से आगे चल पड़ता है। तो फिर हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे और करीब जाके अंदर जाकर तो पूरा दफ्तर खाली था। कुर्सी अपनी जगह पे रखी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने चार्जर लगाते वक्त देखी थी। अभी हम दफ्तर का जायजा ही ले रहे थे कि अचानक से स्टोर के बाहर लोहे का जो बड़ा दरवाजा था वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। हम तीनों ने पलट के उस तरफ देखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। समीर फौरन भाग के गया। उसने पूरी कुव्वत लगा के दरवाजे को दोबारा खोल दिया और जिस जोर से समीर ने दरवाजा खोला था उसी जोर से दरवाजा दोबारा बंद होने लगा। हालांकि ये दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था, ये बहुत भारी लोहे का दरवाजा था। हाँ, अब की बार फहद, मैं और समीर, हम तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उसी लम्हे दफ्तर की लाइट अचानक तेजी से झपकने लगी और फिर पूरा दफ्तर एक लम्हे के लिए अंधेरे में डूब गया। लेकिन लम्हे भर में रोशनी दोबारा वापस आ गई और तब हम तीनों ने जो दफ्तर में देखा, एक आदमी, ये यूं कहिए कि एक आदमी का साया दफ्तर के अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ था। न उसका चेहरा, न आंखें, बस एक स्याह वजूद। पूरे स्टोर में मौत जैसी खामोशी छा गई और अचानक वो साया कुर्सी से खड़ा हो गया और बस यही वो लम्हा था जिसके बाद ना किसी ने मंतक सोची, ना किसी ने वजाहत तलाश करने की कोशिश की, ना किसी ने बहादुरी दिखाने की। समीर जो सबसे ज्यादा बहादुर बन रहा था, सबसे पहले पलटा और स्टोर से बाहर की तरफ भागा। सच कहूं तो मुझे ये आज तक याद नहीं कि उस वक्त हमने क्या उठाया, क्या छोड़ दिया। बस इतना याद है कि हम जान बचा के वहां से भाग निकले। बारिश अब भी तेज हो रही थी, लेकिन उस वक्त हम में से किसी को बारिश की परवाह नहीं थी और दौड़ते दौड़ते मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा। वो स्याह वजूद अब कुर्सी के पास नहीं था, बल्कि वो दरवाजे के करीब आ चुका था। लोहे का वो भारी दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे बंद कर रहा हो। और हम भागते भागते सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गए। सांसें फूली हुई थी, कपड़े भीग चुके थे और दिल की धड़कन काबू में नहीं थी।
इत्तेफाक से शोएब भाई अब भी रिसेप्शन के करीब ही मौजूद थे। हमें उस हालत में देख के फौरन खड़े हो गए और यूं सवालिया नजरों से देखने लगे कि जैसे आखिर तुम तीनों ऐसे भाग क्यों रहे हो। लेकिन हम में से कोई फौरन जवाब न दे सका। तकरीबन 1 मिनट के बाद जब सांस कुछ बहाल हुई तो फहद ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। अब पूरा वाक़या सुनने के बाद शोएब भाई खामोश हो गए और पूछने लगे कि तुम तीनों ने देखा है? जी, हम तीनों ने एक साथ जवाब दिया। जी, हम तीनों ने देखा है और एक बार नहीं। अब कुछ लम्हे तक वो हमारी तरफ देखते रहे। उसी दौरान अभी हमने अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं किया था कि उसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से बेख्तियार निकला, सर मैंने पहले ही कहा था। अब वो भी अपनी बात मुकम्मल न कर पाया कि शोएब भाई ने उसे घूर के देखा और वो खामोश हो गया। अब मेरे दिल में उस वक्त यही सवाल था कि आखिर उस स्टोर के बारे में ऐसी क्या बात है जो सब जानते हैं मगर कोई बताना नहीं चाह रहा। अब शोएब भाई हमसे चाबी मांगने लगे तो मैंने जवाब दिया कि चाबी तो हमने नहीं निकाली, वो भाई लोहे के दरवाजे में लगी हुई है। लेकिन शोएब भाई, मैं वापस जाके दरवाजा बंद नहीं करूंगा। अब शोएब भाई ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और वो फौरन समझ गया। अगरचे उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो जाना नहीं चाहता, लेकिन शायद नौकरी की मजबूरी थी। उसने आहिस्ता से छतरी उठाई और स्टोर की तरफ चल दिया। और मैं दिल में दुआ करने लगा कि काश वो खैरियत से वापस आ जाए। बस तकरीबन 5 मिनट में ही वो हाँफता हुआ वापस आ गया और चाबियां उसके हाथ में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी तरह हिम्मत करके बस जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और फिर वहां से भागता हुआ वापस आ गया हो। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उससे पूछूं कि असल मामला क्या है, लेकिन शोएब भाई उसके करीब ही खड़े थे और मुझे यकीन था कि उनके सामने वो कुछ नहीं बताएगा। खैर, थोड़ी देर बाद फजर की अजान होने लगी। हम लोग वहीं सिक्योरिटी गार्ड के रूम में बैठ गए और फिर जब तक कि फजर की आज़ान हुई बारिश भी थम चुकी थी। शोएब भाई ने कहा कि चलो मैं भी निकल रहा हूं और तुम लोग भी मेरे साथ निकल चलो। बाद में मैकेनिक के साथ आके अपना सामान ले जाना। बस वैसे ही न जाने क्यों मैंने जाके दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और वैसे तो दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले ही लम्हे गाड़ी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। मैं चंद सेकंड स्टीयरिंग पकड़े बैठा रह गया कि वही गाड़ी जो पूरी रात एक बार भी स्टार्ट नहीं हुई थी अब बगैर किसी मसले के फौरन ही स्टार्ट हो गई। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम जानते थे कि हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभी फौरन दोबारा उसी स्टोर में वापस जाके अपना सामान निकाल के लाएं, क्योंकि जो कुछ हमने वहां पे देखा था वो जिंदगी में पहली बार देखा था और इस खौफ का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। फिर उस वक्त हमने फैसला किया कि सामान अगले दिन आके लेंगे और हम वहां से उस वक्त घर चले गए। अगले रोज हम अपने एक हाफिज दोस्त के पास गए और हम तीनों ने उसे सारा वाकया सुनाया और उससे दरख्वास्त की कि अगर वो हमारे साथ चले तो हमें थोड़ा हौसला रहेगा। चुनाचा अगले दिन हम दोबारा वहां पहुंचे, लेकिन इस बार हाफिज सहीद भी हमारे साथ था और मजीद चंद दोस्तों को भी साथ ले लिया था कि जल्दी जल्दी सामान वहां से अपनी गाड़ी में रख लेंगे। हाँ, हमने बाकी दोस्तों को असल बात नहीं बताई थी, सिर्फ हाफिज सईद को पूरी हकीकत मालूम थी। बस फिर हमने जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में मुंतकिल किया और अल्लाह का शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अलबत्ता एक बात जरूर मुख्तलिफ थी, उस दिन वो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। उसकी जगह किसी और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी। अब सामान लेके तो हम लोग वहां से निकल पड़े और बाद में जाके हाफिज सईद ने हमें बताया कि
कि उस जगह पर वाकई में कुछ गैर मामूली असरात मौजूद थे। उसके मुताबिक जितनी देर तक हम सामान मुंतकिल कर रहे थे, वो मुसलसल कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और उस दौरान वो शदीद दबाव महसूस करता रहा। उसने कहा कि बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ऐसे शयातीन या जिन्नाती असरात मौजूद होते हैं जिन्हें इंसान देख तो नहीं सकता, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस ज़रूर होती है। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। मैं, फहद और समीर, हम तीनों अभी भी साथ काम करते हैं और कभी कभी जब पुरानी बातें निकलती हैं ना, तो उस रात का जिक्र भी हो जाता है। हम तीनों ने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और बहुत सारी बातें तो अब भूल भी चुके हैं। बहुत से लोग, बहुत से वाक़यात, बहुत सी यादें वक्त के साथ धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन दफ्तर की उस कुर्सी पर बैठा हुआ वो साया हम आज तक नहीं भूल सके। आज भी कभी कभी हम बात करते हैं कि उस रात गाड़ी वाकई में खराब थी, या अगर वो वक्त पर स्टार्ट हो जाती तो हम कभी उस स्टोर के अंदर ना जाते, क्योंकि उस रात पहली मर्तबा हमें एहसास हुआ था कि दुनिया में हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं होता। और शायद उस रात के बाद एक चीज हमेशा के लिए बदल गई थी कि पहले मुझे अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था, लेकिन उस वाकये के बाद अंधेरा पहले जैसा नहीं रहा। आज भी जब कभी कभी मैं रात में किसी कमरे में अकेला होता हूं या अचानक लाइट बंद हो जाती है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अकेला नहीं हूं, जैसे अंधेरे में कमरे के किसी कोने में कोई मौजूद है, खामोश, जो नजर नहीं आता, आवाज नहीं देता, लेकिन एहसास दिलाता है कि वो मेरे आसपास मौजूद है। वो लोग आज भी नहीं जानते कि उस रात उन्होंने क्या देखा था, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ खत्म नहीं होते। वो इंसान के साथ रह जाते हैं, शायद हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे थे कुछ सच्चे अनकहे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। उम्मीद है कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा और हो सकता है इससे मिलते जुलते वाकयात आपके साथ भी पेश आए हों। तो यूं ही बने रहिए अपने इस दोस्त के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसी चैनल पे वन मैन स्टोरीज।